पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आज हम चुनाव होने के बाद विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं ओपी यादव जी। हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर दलगत स्थिति क्या बनेगी। यादव जी नमस्कार। क्या लग रहा है पंजाब में क्या होगा इस बार? देखिए निकुंज जी, पंजाब में जो अभी जो वोट पड़े हैं, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मेजर चंक मिल रहा है और वॉकओवर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। जनता का मिजाज अब असेंबली हंग हो सकती है या सिंगल लार्जेस्ट होगी आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को मेजर चंक मिल रहा है। नहीं, जैसे देखा जाता है पंजाब में एक बार अकाली और एक बार कांग्रेस आते थे, तो पब्लिक ने इस बार मूड बदल लिया। देखिए निकुंज जी, पंजाब की जो सियासत को बहुत गंभीरता से अगर समझा जाए, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से देखिए शुरुआत में कांग्रेस बहुत मजबूत रही। पंजाब में जो कांग्रेस की लीडरशिप रही उसका भी बहुत बड़ा कमाल रहा। दरबारा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, बेअंत सिंह, बीबी राजेंद्र कौर, तो जो लीडरशिप रही उसका बहुत बड़ा असर रहा। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँचे। तो पंजाब में जो लीडरशिप शुरुआत में कांग्रेस ने दी और अमृतसर की घटना के बाद पंजाब में काफ़ी चेंज आया, काफ़ी सियासी मिजाज में, सियासी समीकरणों में काफ़ी चेंज आया। तो उस अकाली दल की रही बात, अकाली दल चूँकि शुरुआती दौर में जनता पार्टी परिवार के साथ अकाली दल का एडजस्टमेंट रहा। 1967 में जब पूरे देश में संयुक्त विधायक दल, जॉइंट अपोजिशन का प्रयोग हो रहा था, उसी दौर में अकाली दल जनता पार्टी के दल, जनता परिवार के दलों के साथ सहयोगी के तौर पर पंजाब की सियासत में उभरी। और पंजाब की सियासत में अकाली दल की लीडरशिप जब से बादल साहब के हाथ में आई, जब वो पहली बार 67 में जब चीफ मिनिस्टर बने पंजाब के, उसके बाद देखिए कि अकाली दल ने एक तरह से स्थापित एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप दे दिया पंजाब की सियासत में, चाहे सुरजीत सिंह बरनाला साहब रहे हों। और उसके बाद अकाली दल में डिवीज़न भी हुए, अकाली दल मान भी बनी, सिमरनजीत सिंह मान ने अकाली दल मान बनाई और कैप्टन साहब भी पहले अकाली दल का हिस्सा रहे। तो अकाली दल ने एक तरह से जो पंजाब में एंटी कांग्रेस की राजनीति को जन्म दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने उद्भव काल से 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी से दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अलग निकली जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। 89 में आप देखिए कि सुरजीत सिंह बरनाला विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करते थे, तमिलनाडु के गवर्नर रहे। तो अकाली दल जनता दल के साथ हुआ करता था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और भारतीय जनता पार्टी पंजाब की सियासत में जूनियर पार्टनर ही रही हमेशा, सारा प्रयोग अकाली दल करती रही। आज जो चुनाव हुए हैं, पहली बार अकाली दल बीएसपी के साथ गई है और बीजेपी अकेली, देश की नेशनल पार्टी जो ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ रही है। और उनके साथ है ना कैप्टन, मैं आ रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, आखिरी समय जो सरकमटेंसेस बने पंजाब की सियासत में, तो कैप्टन साहब ने अपनी पार्टी बनाई और उनकी नवगठित पार्टी के साथ बीजेपी अलायंस में है। अकाली दल ने बीएसपी के साथ पूरा पैरामीटर बदल गया। तो अकाली दल बीएसपी के साथ दलित वोटों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए अकाली दल बीएसपी के साथ, और बीएसपी का इतिहास जो पंजाब का रहा, आपको याद होगा उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाइकआउट किया था चुनावों का और शायद बीजेपी ने उस चुनाव में बाइकआउट किया था। सरदार बेअंत सिंह की सरकार आई थी, बीएसपी को 11 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली थी। तो बीएसपी खासकर दलित वोट बैंक पर बड़ा अच्छा असर रखती है और नतीजे भी बीच बीच में देती रहती है। बगल में हरियाणा में भी अम्बाला में देखिए कि एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी का जीता है। तो वो जो दलित वोटों को अपनी तरफ लामबंद करने की एक सोची समझी रणनीति है अकाली दल की लीडरशिप की, तो उसी के तहत बीएसपी के साथ अलायंस में अकाली दल चुनाव लड़ रहा है। और जो अब जो सीन बन रहा है, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, उसकी सफलता के बाद पिछले विधानसभा के जो नतीजे 2017 के नतीजों को आप एनालिसिस करेंगे तो आम आदमी पार्टी पंजाब में सेकंड पोल कर गई थी और लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी आम आदमी पार्टी थी। तो निश्चित तौर पर ये लग रहा था कि अगली जो लड़ाई होगी 5 साल के बाद, और उसके बीच में जो लीडरशिप है
दिल्ली से जो लीडरशिप गई है आम आदमी पार्टी की, और जो वहाँ लोकल लीडरशिप चंडीगढ़ में बैठी हुई, दोनों लीडरशिप ने आपस में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके और आम आदमी पार्टी को शहरी अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी बहुत मजबूती दिया। और चूँकि संजीवनी दिल्ली से मिल रही थी, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की लीडरशिप है, संजीवनी वहाँ से मिल रही, तो जिस तरह का, और देखिए इसके सियासी निहितार्थ 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में भी देखने मिलेंगे। अगर पंजाब के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं तो ये कांग्रेस की लीडरशिप के लिए एक बहुत शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे की कवायद है उसकी एक लड़ाई पंजाब में भी लड़ी जा रही है, और बीजेपी पे जो प्रेशर पॉलिटिक्स की एक लड़ाई, अगर अकाली दल सत्ता में लौट रही है तो बीजेपी प्रेशर में आएगी, तो प्रेशर पॉलिटिक्स की लड़ाई भी चंडीगढ़ में लड़ी जा रही है। तो जो सीन बन रहा है, अब सीन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पंजाब में एक मेजर चंक आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की भी रणनीति बहुत कारगर रही। देखिए, कांग्रेस ने जो दलित चीफ मिनिस्टर का कार्ड खेला है उसका लाभ उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस की लीडर्स ने प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार 4 बार वहाँ चीफ मिनिस्टर रही और देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो एक उत्तराखंड में भी बगल में चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी दलित वोटों को लेने की बात है। और देश की जो दलित सियासत है उसको अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आप सुशील कुमार शिंदे को आपने देखा कि महाराष्ट्र में दलित बिरादरी से सीएम रहे, जीतन राम मांझी बिहार से सीएम रहे, उत्तर प्रदेश में मायावती जी रही, राम सुंदर दास जी बिहार में रहे, संजीव रेड्डी साहब आंध्रा में रहे। तो दलित एक तरह से कांग्रेस ने जो सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि बीएसपी का वहाँ उद्भव है, बीएसपी गठबंधन में है और अकाली दल ने बीएसपी के साथ बहुत स्ट्रेटजिकल अलायंस किया है, तो कांग्रेस ने भी आखिरी समय जो चन्नी साहब को एज ए चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो प्रमोट किया है उसके निहितार्थ कांग्रेस के उसको राजनीतिक लाभ मिलने की गुंजाइश है। कांग्रेस भी बिल्कुल सेकंड पोल, अगर जहाँ तक मैं मान रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दलित खासकर ग्रामीण जो सेगमेंट है, असेंबली सेगमेंट है, वहाँ दलित लामबंद होगा चन्नी साहब के नाते, और ये बड़ा प्रयोग है, देशव्यापी मॉड्यूल है। आप देखिए कि चन्नी साहब को उत्तर प्रदेश में भी लगाया जा रहा, उत्तराखंड में भी लगाया जा रहा, गोवा भी भेजा जा रहा, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस की लीडरशिप की सोची समझी रणनीति है। लेकिन एक चीज़ और है कि बीजेपी शहरी एरिया में क्या प्रदर्शन करती है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि बीजेपी ग्रास रूट पे शहरी एरिया में खासकर जो व्यापारी वोट है, जो बनिया समाज का वोट है, वो बीजेपी के साथ अमूमन पूरे देश में और पंजाब में भी जुड़ा हुआ है। पंजाब में एक चीज़ देखने को मिली कि कांग्रेस जो हार रही है उसके पीछे रीजन सिद्धू, चन्नी और सुनील जाखड़, इन लोगों की आपस में गुटबाजी है। निकुंज जी, देखिए, ये शुरुआती दौर में पंजाब की जो सियासी उठापटक है खासकर विद इन द कांग्रेस, वो निश्चित तौर पर, देखिए, सुनील जाखड़ साहब बलराम जाखड़ साहब के बेटे हैं और जाखड़ फैमिली का दखल, सियासी दखल पूरी जाट पट्टी पर, यहाँ तक जाखड़ साहब सीकर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, तो राजस्थान में भी है उनका, उत्तर प्रदेश में भी है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। और कांग्रेस स्पीकर रहे बलराम जाखड़ साहब, और तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे देश में, और एक समय किसानों के बड़े नेताओं में देश में शुमार होते थे। उनके बेटे हैं पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो एक जो कसमकस और जो राजनीतिक कसमकस हुआ पंजाब में, और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में आए, और आज की तारीख में वो पंजाब की कप्तानी उनके हाथ में है, तो निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए था और जो दिखने वाली चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल्योर कर गई। कुछ चीज़ें हैं विद इन द पार्टी फोरम, विद इन द पार्टी फोरम बात आनी चाहिए, वो बात सार्वजनिक हो रही, जो बात नहीं आनी चाहिए वो बात आ रही है। और जो संगठन का व्यक्ति है, जो संगठन का अध्यक्ष है, उसको संगठन का काम करना चाहिए और सत्ता के व्यक्ति को सत्ता का काम करना चाहिए। चन्नी साहब का जो रिप्लेसमेंट हुआ कैप्टन साहब के जाने के बाद, उसके बावजूद भी वो चीज़ें बाहर निकल के आई चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारों में और पूरे पंजाब के राजनीतिक गलियारों में टॉक ऑफ द टाउन बन गई, एक चर्चा का विषय बन गई। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अभी वो रार जो है, वो सियासी रार अभी ख़त्म नहीं हुई है, उसी का नुकसान हो रहा है। जबकि लीडरशिप पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब की ये चीज़ें कहीं रुक जाएं, लेकिन वो आखिरी समय तक वो उसी का इम्पैक्ट हो रहा है और उसका लाभ अकाली दल को भी मिल रहा है, उसका लाभ। अच्छा, कैप्टन साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है, कैप्टन साहब भी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। आप देखिए कि पिछला चुनाव कैप्टन साहब के फेस पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। इसमें दीवार पे लिखी इबारत है, इस सच्चाई को खारिज नहीं किया जा सकता। कॉफ़ी विद कैप्टन, आपको पता है,
कि पूरे पंजाब में चर्चा में नहीं, पूरे देश में चर्चा में आई। और कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी का लॉयल चेहरा रहे, एक फेस रहे। तो जो एकाएक जो घटनाएं घटी, अब चूँकि उनकी पूरी राजनीतिक परीक्षा है पंजाब की सियासत में, और लंबे समय से पटियाला का अपना एक दखल रहा है पंजाब की राजनीति में और देश की राजनीति में, तो निश्चित तौर पर ये अग्नि परीक्षा होगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। क्योंकि कैप्टन के बारे में माना जाता है कि वो तो वोट मांगने भी नहीं जानते, सिर्फ पर्चा भर देते हैं, उसके बाद पटियाला की जनता उनको 30-35 हज़ार से जिता देती है। देखिए, डेमोक्रेसी में वोट मांगने ना जाना, मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। उनकी लोकप्रियता है, वो काम करने का अंदाज है, और इस तरह प्रदेश में बहुत जगह ऐसा है। लेकिन अब चूंकि जो पैरामीटर्स है, वोटिंग का पैरामीटर्स या जनता के बीच में काम करने का पैरामीटर, वो बदल रहा है। लेकिन इस बार दोआबा से पानी कुछ टाइट बहेगा, ये निश्चित तौर पर दिखने में आ रहा है। और कैप्टन साहब की जो यात्रा है, सियासी यात्रा, वो फंसी हुई है। पहली बार वो अपने असेंबली सेगमेंट में भी घिरे हुए हैं, और पंजाब की सियासत में उनको जो कॉर्नर है, सेफ कॉर्नर, वो मिलता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, वो किसी न किसी तरह रास्ता जरूर निकालेंगे, अपना भी, अपने समर्थकों का भी, और अपने पॉलिटिकल कैरियर का भी। देखने में आ रहा है कि जो बीजेपी का वोट है वो सिर्फ शहरों में है, गांव में तो बिल्कुल ना के बराबर है। और जब पहले बीजेपी अकालियों के साथ लड़ती थी पंजाब के अंदर, तो वो उस गठबंधन का एक ही रीज़न था कि बीजेपी का वोट तो शहरों में था और अकालियों का वोट गांव में था। तो इसलिए जो है कुछ सीटों पर, जैसे कि अपना होशियारपुर हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, वहाँ पर कुछ सीटों पर बीजेपी डायरेक्ट फाइट में है। चाहे जीत रही है या नहीं जीत रही है वो तो नहीं लग रहा, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पे वो है। नहीं, अर्बन एरिया में बीजेपी का ऐसे भी अपर हैंड है, और चूंकि अकेले लड़ रही है, लेकिन बीएसपी साथ में है। हाँ, अकाली के साथ में बीजेपी है, लेकिन अकाली के साथ नहीं है वो, बीजेपी तो बीएसपी अकाली के साथ है, बीएसपी अकाली के साथ है, बीजेपी अकेले लड़ रही। लेकिन अर्बन एरिया में चूंकि जो मैंने पहले कहा ना, व्यापारी वोट, तो व्यापारी वोट एक अगर सेंट्रलाइज हो रहा पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पर बीजेपी शहरी एरिया में गुल खिला सकती है। क्योंकि 3-3 एमपी तो हैं अभी भी, तो बीजेपी का वोट तो है। निश्चित तौर पर बीजेपी शहरी एरिया में गुल खिला सकती है, लेकिन वोटों का सेंट्रलाइजेशन किस लेवल पर होता है ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि बीजेपी ने भी वही रणनीति अपनाई है कि पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा चुनाव हरवाएंगे और तीसरा चुनाव जीतेंगे। नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, तो मैं नहीं मानता कि पहला हारेंगे, तो सियासत में सब कुछ जीतने के लिए होता है। जी जी। अच्छा, और अब अकालियों पे आ जाते हैं, क्योंकि अकालियों के यहाँ तो ये माना जाता था कि एक बार कांग्रेस एक बार हम, तो लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, उनका भी गेम बहुत बुरे ढंग से बिगाड़ रही है, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट हैं वो रूरल एरिया से तो जीतने की पोजीशन में लग रहे हैं, लेकिन जैसे खरड़ वगैरह, इधर मोहाली वगैरह में आ जाते हैं तो वहाँ पर तो पूरा आम आदमी पार्टी ही छाई हुई है। और खन्ना से तो लगता है बेअंत सिंह के जो पोते हैं वो भी इस बार हार जाएंगे। देखिए, बेअंत सिंह जी का बड़ा पंजाब की सियासत में बड़ा दखल रहा है, और जो आप कह रहे हैं उस बात में सच्चाई भी है। सरदार बेअंत सिंह के बेटे पूरी तरह से फंसे हुए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि नतीजे किस तरफ मूव कर जाएंगे। और जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, मैंने कहा ना कि 2024 की पार्लियामेंट की लड़ाई भी चंडीगढ़ में लड़ी जा रही, लखनऊ में भी लड़ी जा रही, और पणजी में भी लड़ी जा रही, 3 राज्यों में लड़ी जा रही। उत्तराखंड में 2024 की लड़ाई उतना सीरियस नहीं लड़ी जा रही है, देहरादून में, क्योंकि तीसरे मोर्चे की जो अवधारणा है, उस आम आदमी पार्टी की लीडरशिप उस पर भी काम कर रही है कि तीसरे मोर्चे का जो 1996 का मॉडल था, 1996 का थर्ड फोर्स का जो मॉडल था, वो जो पॉलिटिक्स है उससे टेस्ट बदला है देश की सियासत में। या 89 का जो जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा का जो मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल में चेंजिंग आई है। आम आदमी पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस प्रयोग कर रही पूरे देश में, आप देखिए कि प्रशांत किशोर गोवा में लगे हुए हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल बैक हो गई, चूंकि पटना में सत्ता में नहीं आ पाई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल कंबाइन भी इसी पर काम कर रहा है। तो 2024 की जो परिणति होगी वो भी चंडीगढ़ से बहुत कुछ रास्ते निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि जो एरिया पंजाब का पटियाला वाला एरिया है, जहाँ पे कैप्टन ने अपने काफ़ी निकटतम लोगों के लिए लड़ाया है, वो आम आदमी पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट में है, तो वहाँ से कुछ सीटें पे अभी भी जो कांटेदार टक्कर है? देखिए, कैप्टन साहब ने सियासी तौर पर लोगों को मजबूत किया है, और वैचारिक रूप से भी उनके साथ लोग हैं, और चूँकि लंबे समय तक उस पंजाब की सियासत में उनका दखल रहा है,
और लगातार इंटीमेसी के मामले में कैप्टन साहब को पूरे देश में जाना जाता है। तो ठीक है, नई पार्टी बनी है उनकी और एकाएक नतीजे नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद बहुत कम पार्टी हैं कि जो तुरंत सत्ता में आती हैं, लेकिन जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, इस एरिया में 100% कैप्टन साहब के लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और नतीजों में भी तब्दील हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दलगत स्थिति क्या रहेगी पंजाब की? मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी और या सरकार के करीब होगी या सरकार में होगी, ये भी हो सकता है। कांग्रेस नंबर 2 की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी शहरी एरिया में मजबूती पाती दिख रही। कैप्टन साहब के कुछ ही जिम्मेदार और नज़दीकी लोग सदन में पहुंचते नज़र आ रहे हैं। और जहां तक बीएसपी का है, जो दलित पॉकेट है, वहां बीएसपी भी खाता खोलेगी, मजबूत स्थिति में बीएसपी भी है। और अकाली जो बीएसपी के साथ, अकाली दल का ग्रामीण जो बेल्ट है पंजाब की, उसमें बहुत देखिए नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अब की पंजाब में प्रयोग ही प्रयोग हो रहे हैं। अकाली दल भी बीएसपी के साथ है और वैचारिक प्रयोग नहीं हो रहे हैं। आप लाइक माइंडेड व्यक्ति के साथ वहाँ कोई अलायंस नहीं देख रहे हैं। वहाँ जैसे बीएसपी अभी तक अकाली दल के वैचारिक रूप से दूरी थी। बीजेपी का जो राष्ट्रवादी चेहरा है, उस राष्ट्रवादी चेहरे में अकाली दल फिट बैठता था। पहली बार ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो बड़े बड़े सियासी पंडितों को भी गले से नहीं उतर रहे हैं कि पंजाब में क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रयोग ही सियासत है और आम आदमी पार्टी भी प्रयोग कर रही, बीएसपी भी कर रही, अकाली दल भी कर रही, बीजेपी भी कर रही और कैप्टन साहब की पार्टी भी कर रही, तो निश्चित तौर पर पंजाब के नतीजे अपने सियासी मायनों के साथ। पंजाब के नतीजे हमारे अकॉर्डिंग लगभग आम आदमी पार्टी 60 से 70 सीटें जीतेगी और जो कांग्रेस है वो 20 से 25 में सिमट जाएगी और जो अकाली और बीएसपी का गठबंधन है वो भी 18 से 20 सीटें लग रहा है और बीजेपी और कैप्टन साहब की पार्टी 0 से 10 तक उनकी भी उम्मीद की जा रही है और शायद कुछ निर्दलीय भी जीत जाएं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने हमको बुलाया। सर, चुनावी माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता जिस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, उससे ये पक्का है, हर तरह से किसी भी दृष्टिकोण से आप जांचिए तो ये चीज़ बड़ी पक्की दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा 323, 325 इसके आसपास सीटें जीतेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सर, काफ़ी विरोधियों का कहना है कि योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा हुआ है लेकिन हिटलरशाही हो गई है और इसकी तुलना वो लोग इमरजेंसी से करते हैं। आपने तो इमरजेंसी कांग्रेस द्वारा थोपी हुई देखी हुई है, तो आपको क्या लगता है? इमरजेंसी से इसकी तुलना करना हास्यास्पद है। इस समय कोई भी कार्यकर्ता किसी छोटी पार्टी का हो, 2 जिलों की पार्टी को हो, अपने यहाँ 2 जिलों वाली पार्टियाँ भी हैं कि उनका प्रभाव 2 ही जिलों में है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो 1, 2, 1.5 जातियों को मिलाकर बनती हैं। ऐसे सारे लोगों को इस समय विचार अभिव्यक्त की असीम आज़ादी और इमरजेंसी में विचार अभिव्यक्त की आज़ादी ख़त्म हो गई थी, लिखा पढ़ी में ख़त्म हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी का उल्लेख है और इमरजेंसी जैसे ही लगाई जाती है वैसे ही हमारे आपके पत्रकारों के अधिकार, पत्रकार लिख नहीं सकते थे, हजारों पत्रकार भी जेल में थे। तो एक ज़माना वो है, उससे तुलना कैसे हो सकती है जहाँ पर पूरे देश का मुंह सिल दिया गया था और जो भी कुछ बोलता था तो उसे जेल भेज दिया जाता था। हम तो पूरा 19 महीना, 19.5 महीना जेल में रहे हैं और उन दिनों अखबारों में केवल अफसरों के बयान छपते थे और अफसरों की पत्नियां कहीं कहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती थीं, साग भाजी प्रदर्शनी जैसी खबरें होती थीं। तो ये तो कहना गलत है कि आपातकाल जैसी स्थिति है और जिसे वो हिटलर सा ही कहते हैं, ये भी गलत है। लेकिन हिटलर ने भी आपातकाल लगाया था, जिसे यहाँ श्रीमती गांधी ने लगाया था। 2-4 साल आगे पीछे की बात थी, 1933 के आसपास हिटलर ने जर्मनी में आपातकाल लगाया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा भारत में आपातकाल आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो वहाँ भी सारे मौलिक अधिकार पहले सस्पेंड हो गए, फिर लोगों को जेल में डाला गया।
तो वो तो हुई इमरजेंसी और हिटलर शाही। यहाँ पर तो योगी जी को, अमित शाह जी को, जो और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राजनाथ सिंह जी को भी अपशब्द कहा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ओपन वातावरण है और ओपन से ज़्यादा ओपन है, तो ये कहना अनुचित है। अब वो कहते हैं तो उनकी बात का खंडन क्या करना, वो तो झूठ बोल ही रहे, तो उसे हम दयनीय कह सकते हैं। सर, आप पिछले काफ़ी दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, आपने उस ज़माने की भी राजनीति देखी है और आजकल की भी राजनीति में आप सक्रिय हैं। आपको नहीं लगता राजनीति का स्तर गिर गया है काफ़ी? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि विरोधी भी एक दूसरे का थोड़ा सम्मान करते थे, वो थोड़ा नहीं खूब मिलते थे। हम भी विरोधी से खूब मिलते हैं। और पिछले साल पिछले चुनाव में 2017 में मैं भगवंत नगर से प्रत्याशी था। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमने अपने भाषण की शुरुआत, जो विरोधी दल के लोग खड़े थे मेरे सामने, ये कह करके कि ये तो बड़े अच्छे हैं, ये बहुत लोकप्रिय हैं, ये बहुत समाज प्रिय हैं और हमारे छोटे भाई हैं, हमारा इनका चुनाव हो रहा है। चुनाव होना अलग बात है, लेकिन हम सब पर लोग परस्पर एक ही परिवार के। हर मीटिंग में हमने ये बात दोहराई। तो हमारे समर्थक कहते थे कि ये उनका नाम क्यों लेते हो? तो डेमोक्रेसी, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो हमारे खिलाफ खड़ा है वो खिलाफ नहीं, वो अपनी पार्टी की तरफ से आया है और नीतियों के आधार पर वोट मांगेगा, हम अपनी नीतियों के आधार पर वोट मांगेंगे। एक बात। दूसरी बात कि जिसे बदलाव आप कहते हैं तो वो केवल राजनीति में नहीं आया है। पहले सत्यनारायण की कथा थोड़ा सा दूध थोड़ा सा आटा इससे हो जाती थी, अब तो बाकायदा निमंत्रण होता है। पहले मुंडन ऐसे ही महिलाएं घर की गाना गा लेती थी, बुआ फूफी, और अब मुंडन में भी हम लोग बुलाए जाते हैं, आप भी बुलाए जाते। तो समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आया है, सभी क्षेत्रों में। कपड़ा बदला है, लत्ता बदला है, गीत बदले हैं, गीतों के सुर बदले हैं, सब जगह पर बदलाव। तो यहाँ चूँकि राजनीति राष्ट्र जीवन का सक्रिय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है, पर है तो उसी समाज का भाग। नहीं सर, 90s में हमने देखा था इसी विधानसभा के जिसके आप अध्यक्ष हैं कि यहाँ पर बड़े माइक वगैरह फेंके गए थे। आप इस समय हेड मास्टर हैं, तो आपको नहीं लगता तब में और अब में काफ़ी अंतर हो गया? वो घटना में उत्तेजना आ गई थी और हमारे समय में तो विपक्ष ने हमारा पूरा सहयोग दिया। विपक्ष था ही इतनी कम मात्रा में कि वो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं, सहयोग दिया का अर्थ कि हमने उनको सुना और उनके भाषण लगातार सुनाए, तो हमने उनको सम्मान दिया और उन्होंने हमको सम्मान दिया। मान लीजिए वो ज़्यादा भी होते तो बोलने का ही तो आग्रह करते, तो बोलने का आग्रह मैं मान रहा था। क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में जिस हिसाब से यूपी के चुनाव हैं और बाकी 4 प्रदेशों के चुनाव हैं, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, अगर यहाँ पर कुछ जैसे सुन रहे हैं कि बीजेपी की सीटें कम हो जाएंगी, तो उसका असर क्या 2024 के चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2024 तो भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे ही। असल में किसी भी दल के पास, सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता दूसरा भारत में नहीं है और वो उनसे बड़ा कोई जन अभियान करता नहीं है। तो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा जब, और हम सब लोग जुटेंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से जो आगे चुनाव आने वाला है इसके बाद वाला, वो तो जीतेंगे ही। ऐसा तो पूरे भारत में यही चर्चा है।